Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm your biology teacher. Students, this session is basically continuation of the previous session. Last time हमने start किए थे methods of heterotrophic nutrition in animals. उसी को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से. आज हम start करेंगे for the short questions. ये topic बहुत ज़्यादा important है, तो याद रखिएगा. शुरू कर रहे हैं इसको बोर्ड पे. जी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, तो इस वजह से हम इसको खाली मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिख देते हैं. मुख्तलिफ इकसाम के जानदार बहुत ज्यादा वैरायटी रखते हैं अपनी बॉडीज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. स्टार्ट अगर हम देखें तो इट इज द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक अमेबा. और फिर अगर कम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारे पास जमीन के ऊपर एलिफेंट्स मौजूद हैं और पानी के अंदर हमारे पास व्हेल्स मौजूद हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इन तमाम डिफरेंट वैरायटीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं. तो यहां पे हम स्टार्ट अभी जो लेंगे दैट इज फ्रॉम द फ्रेश वाटर मसल, और इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज नोन एज फिल्टर फीडिंग. ओके, दिस इज filter feeding. जी स्टूडेंट्स, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक. ओके, और फिल्ट्रेशन टेक्निक में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पानी से इंप्योरिटीज को अलहदा करने के लिए सिंपल फिल्टर पेपर्स यूज किए जाते हैं, या एडवांस लैब्स में जाएं तो हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं. यही चीज नेचुरल मैकेनिज्म्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन फ्रेश वाटर मसल. ओके, अब इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स का सबसे पहले मैं नाम यहां पे मेंशन करूंगा जो आप लोग याद रखिएगा. द फर्स्ट वन इज इनहेलेंट साइफन. ओके, द सेकंड वन इज माउथ. द थर्ड वन आर ciliary linings. The fourth one is digestive system. And the fifth one is exhalant siphon. और फिर उसके बाद the last one will be the anus. Alright students, अब ये सब के सब वर्ड्स मैंने यहां पे क्यों लिखे हैं, इस वजह से कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपका फोकस इन्हीं टर्म्स के ऊपर रहना चाहिए. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए. अब देखें, सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर मसल है क्या. ओके, इट इज अ बाइवेल्व मोलस्क जिसकी बॉडी दो शेल्स पे मुश्तमिल होती है. इसके एक लोअर शेल होता है और एक इसके ऊपर अपर शेल मौजूद होगा. उसके अंदर ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल मौजूद होता है. ऑलराइट, अब ये जो एनिमल है अब अपने शेल से बाहर नहीं निकल सकता, खुराक को बाहर निकल के ग्रैब नहीं कर सकता, और कैप्चरिंग मैकेनिज्म इसके पास कोई मोबाइल किस्म का मौजूद नहीं है. इसके लिए अल्लाह ताला ने इसको एक और खसूसियत दे दी है, और वो खसूसियत क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. सबसे पहली टर्म हमने यहां पे मेंशन की है इनहेलेंट साइफन. ओके, अब इस इनहेलेंट साइफन के जरिए क्या किया जाएगा, इनहेल किया जाएगा. और चूंकि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मौजूद है तो पानी को विदड्रॉ करेंगे छोटे छोटे सिलियरी मूवमेंट्स. ओके, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा हूं, सिलिया वाटर करंट्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से पानी को बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, और पानी along with the food particles and smaller protozoa it enters through the inhalant siphon. अब क्या होगा, जैसे ही पानी यहां से दाखिल होगा उसके बाद इसने अपना रेस्पिरेशन का अमल भी करना है, गैसियस एक्सचेंज करनी है, जिसके लिए इसके पास दो बड़े गिल्स मौजूद हैं, और गिल्स के ऊपर भी लाइनिंग मौजूद है जिनके ऊपर फर्दर सिलिया मौजूद हैं. अब क्या होता है कि जैसे ये पानी विद द फूड पार्टिकल्स इट विल फ्लो ऑन द गिल्स, तो क्या किया जाएगा, उन गिल्स के ऊपर जो सिलिया हैं वो इन फूड पार्टिकल्स को रोकना शुरू कर देंगे. जैसे ये फूड पार्टिकल्स रुकते जाएंगे, पानी बाहर चला गया और फूड पार्टिकल्स अंदर रह गए, तो यहीं पे फिल्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज फिल्टर फीडिंग. ओके, अब क्या होगा, ये फूड पार्टिकल सारे के सारे नीचे की तरफ मूव किए जाएंगे टुवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इनको मूव करने के लिए एक और हेल्पिंग मॉलिक्यूल चाहिए
दैट इज द म्यूकस स्ट्रिंग। ओके, ये बड़ी जबरदस्त चीज है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि यहां पे ऐसा नहीं होता कि बस पार्टिकल्स खुद से ही मूव करना शुरू हो जाएं। पानी के साथ आए थे तो ये भी चांस है कि शायद पानी के साथ ही बाहर ना चले जाएं। इस वजह से इनको ट्रैप करने के लिए एक और नेचुरल एडाप्टेशन इनके अंदर मौजूद है, और वो एडाप्टेशन क्या है कि दे कंटेन द सिक्रीटरी सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग म्यूकस। अब म्यूकस पैदा होती रहेगी, फूड पार्टिकल्स उसमें जाके अटकना शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, उस सारी की सारी म्यूकस स्ट्रिंग को फर्दर पास ऑन कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द माउथ। ओके, जैसे ही मुंह के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब है अब डाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिंपल ट्यूब लाइक इंटेस्टाइन्स मौजूद हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करेंगी, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यहां से इजेक्शन के जरिए खारिज होंगे, दे विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। ऑलराइट, ये डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं अब रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेक्शन। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में से अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेक्शन। ऑलराइट, और नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सहेलेंट साइफन का यहां पे क्या रोल था। तो एक्सहेलेंट साइफन बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनहेलेंट साइफन ने पानी और वाटर मॉलिक्यूल्स और उनके साथ फूड पार्टिकल्स इनको एंटर करवाया है, एक्सहेलेंट साइफन के जरिए इजाफी पानी और वो पार्टिकल्स जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं थी, दैट वाज एंटर्ड थ्रू द इनहेलेंट साइफन, उसको वहां से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। This is the simplest filtration mechanism that has been observed in freshwater mussel, and this is your short question. Okay students, then second type की तरफ आ जाएं तो we have whales. जी students, the biggest vertebrates on this planet, लेकिन पाए कहां पे जा रहे हैं ये? inside the water. Okay, अब aquatic हैं और strictly marine हैं, फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब ये जो वेल्स हैं इनके अंदर भी स्टूडेंट्स यही मैकेनिज्म पाया जाता है, और इसके लिए मैं एक और मिसाल आपको देता हूं। एक छोटा सा श्रिम्प लाइक एनिमल पाया जाता है पानी के अंदर जिसको बोलते हैं क्रिल। ओके, अब वो क्रिल जो है बिलियंस की तादाद में रिप्रोड्यूस करते हैं, और बाज़ औक़ात इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस कर जाते हैं कि पानी का कलर ही चेंज हो जाता है उनकी आबादी की वजह से। अब क्या होता है कि इनका खत्म करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से नेचर ने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। और वो बैलेंस किस तरह से मेंटेन किया हुआ है? वेल्स अपना मुंह खोलती हैं और उसके बाद इस बहुत सारे ऑलमोस्ट 2 टन के करीब क्रिल को इनहेल करती हैं, इनटेक करती हैं इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर क्या होता है, क्रिल नाम के एनिमल्स वो उसकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं, पानी को गिल्स से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ फिल्टर फीडिंग, और इसमें क्या किया जा रहा है, पानी के साथ जो फूड एंटर हुआ बॉडी के अंदर, फूड को तो रख लिया गया और पानी को बॉडी से खारिज कर दिया गया। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फिल्टर फीडिंग। तो ये याद रखिएगा, 2 मिसालें हैं और आपका एक कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट वन आर फ्लूइड फीडर्स। जी स्टूडेंट्स, फ्लूइड फीडर्स, इनके नाम से पता चल जाना चाहिए लिक्विड फॉर्म में खुराक को इनटेक करने वाले। और यहां पे मैं 2 बहुत मशहूर मिसालें आपके साथ शेयर करने लगा हूं। द फर्स्ट वन आर मॉस्किटोज, ऑलराइट, और फिर द सेकेंड वन आर एफिड्स। जी, इन दोनों इंसेक्ट्स को आप पहले से जानते होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी तक जो सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं दैट आर ड्यू टू मलेरिया, और मलेरिया का जो एजेंट है दैट इज मॉस्किटो, स्पेशली द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब देखें, जो फीमेल मॉस्किटोज हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इस सेंस में कि जैसे ही ये इंजेक्ट करने के लिए आएंगी अपनी खुराक की जरूरत को पूरा करने के लिए, तो उसके साथ ही साथ स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट कर देंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमंस। अब गौर करें अगर, तो यहां पे हमें इस वीडियो के अंदर ये पता चल रहा है कि जैसे ये मॉस्किटो आके इंजेक्ट कर रहा है तो इट हैज स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स। ओके, 6 नीडल्स होती हैं इसके एक स्टाइलेट के अंदर। अब इन 6 नीडल्स में से एक पेयर बड़ा जबरदस्त है, और बिल्कुल इसी तरह जैसे हम ब्लेड की मदद से किसी चीज को बारीक सा कट लगाते हैं,
इसके पास इस तरह के इंसाइजिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि छोटा सा एक कट लगाते हैं हमारी स्किन के ऊपर और उसके बाद फिर ये अपनी नीडल को इंजेक्ट कर देता है इनटू द कैपिलरीज। ओके, अब जैसे ही ये इंजेक्ट करेगा उसके बाद इसने क्या करना है, अपनी खुराक की जरूरत पूरा करने के लिए ब्लड को सक करना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सक्शन टेक्निक चल रही है इसमें ऑब्वियस सी बात है द ब्लड इज इन लिक्विड फॉर्म, तो इस वजह से इनको हम कह रहे हैं दीज आर फ्लूइड फीडर्स। ओके, ऑन द अदर साइड एफिड्स। ऑलराइट, अब एफिड्स वाले केस में हमें क्या नजर आता है स्टूडेंट्स, दीज आर एक्टोपैरासिटिक इंसेक्ट्स फॉर प्लांट्स। ओके, इनके पास भी स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इन माउथ पार्ट्स को इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द फ्लोएम ऑफ द प्लांट टिश्यूज। ओके, अब क्या किया जाएगा, स्पेशली जो ग्रीन स्टेम होते हैं पौधों के, उनके अंदर ये अपने इस स्पेशल माउथ पार्ट को इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्लोएम से उसकी खुराक हासिल करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से पौधा आगाज में कमजोर होता है और अल्टीमेटली समटाइम्स उसकी डेथ भी हो जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो बोथ ऑफ दीज, द मॉस्किटोज एज वेल एज द एफिड्स, दे आर एक्टोपैरासिटिक और इनको हम ये कह सकते हैं दे आर फ्लूइड फीडर्स बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन फ्लूइड्स ऑफ द एनिमल्स as well as fluids of the plants. Then is the third group, और इस ग्रुप को हम कहते हैं they are macrophagous feeders. All right, what are macrophagous feeders? अब स्टूडेंट्स इसके लिए इस टर्म को समझ लें, मैक्रो बड़ा, फेगी निगल के खाने वाला। ऑलराइट, अब ये याद रखिएगा कि एक बहुत अहम बात है यहां पे कि द मैक्रोफेगस फीडर्स दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। ओके, द फर्स्ट वन आर टेंटेकुलर फीडर्स और इसके इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं टेंटेकुलर फीडिंग। द सेकेंड वन स्क्रैपर्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड स्क्रैपिंग। Okay, and the third one is very simple. This is known as seizing and engulfing. जी, 3 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया स्टूडेंट्स। अब याद रखिएगा हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है टेंटेकुलर फीडिंग के लिए। द एनिमल्स दोज हैव टेंटिकल्स। ओके, और टेंटिकल्स के लिहाज से द फेमस वन आर हाइड्रा and jellyfish. जी स्टूडेंट्स, हाइड्रा और जेलीफिश के पास मखसूस किस्म के स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी इनका प्रे, कोई शिकार या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म आके इनके टेंटिकल्स के साथ टच होता है तो इनके स्टिंगिंग सेल्स फौरन ट्रिगर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वेनमस इंजेक्शंस इंजेक्ट कर देते हैं, डंग मार देते हैं अपने प्रे को। अब क्या होगा, उसके बाद वो टेंटिकल्स उसको उठा के अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ले जाते हैं जहां पे उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन का अमल मुकम्मल कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ फीडिंग इज नोन एज टेंटेकुलर फीडिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप की फीडिंग है दैट इज नोन एज स्क्रैपिंग। ओके, अब स्क्रैपिंग के लिए हमारे पास जो एनिमल है दैट इज स्नेल। स्पेशली इसका जीनस है हेलिक्स और एक मेंबर है ऑफ द स्पीशीज एस्पेरा। ओके, गार्डन स्नेल जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो गार्डन स्नेल है इसके पास जबरदस्त किस्म की 2 एडाप्टेशंस मौजूद हैं। अब क्या एडाप्टेशंस मौजूद हैं, यहां पे इस वीडियो में अगर आप गौर करें तो ये स्नेल इस लीफ के करीब आता है और आने के बाद क्या करता है, अपने लिप्स के अंदर उस लीफ को ग्रैब कर लेता है। जैसे ही इस लीफ को इसने पकड़ा उसके बाद इसके पास एक स्पेशलाइज्ड रैस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज रेड्यूला। ओके, इसकी जुबान जो है उसके ऊपर काइटिन के बने हुए दांत मौजूद होते हैं और उसको हम बोलते हैं रेड्यूला, रैस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, लिप्स लीफ को पकड़ेंगे और जुबान आहिस्ता आहिस्ता से उसको कुरेदना और खुरचना शुरू हो जाएगी। इसके इस खुरचने के अमल को हम कहते हैं स्क्रैपिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर क्या होता है, उस पत्ते को आहिस्ता आहिस्ता चंक बाय चंक एनगल्फ कर लिया जाता है और अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा कर दिया जाता है। क्योंकि बड़े टुकड़ों की फॉर्म में खुराक को खाया जा रहा है तो इस वजह से इसको कहते हैं मैक्रोफेगी। ऑलराइट, देन इज द थर्ड टाइप सीजिंग एंड एनगल्फिंग। इसके लिए बहुत ज्यादा क्विक फिश एग्जांपल हमारे पास मौजूद है दैट इज स्पॉटेड
dogfish. जी स्टूडेंट्स, स्पॉटेड डॉगफिश इज फेमस फॉर इट्स जॉज. अपने जबड़ों की वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर है. ऑलराइट, अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जैसे ही इसके करीब से इसका कोई शिकार गुजरता है तो ये फौरन ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइट ले लेती है कि वो शिकार फौरी तौर पे इमोबिलाइज कर दिया जाता है, हरकत करने के काबिल भी नहीं रहता, मुकम्मल तौर पे जकड़ लिया जाता है दांतों के शिकंजे में. फिर क्या होगा, उसके बाद ये उसके टुकड़े काट काट के उसको एनगल्फ करना शुरू हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीजिंग एंड एनगल्फिंग. नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. Parasitic mode of nutrition. जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और एक या दो मरतबा ये बोर्ड में रिपीट हुआ है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. तो आपको जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा इसको याद रखिएगा. शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन साथ ही तैयार हो जाएगा. ओके, सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज अ पैरासाइट. द एनिमल, क्योंकि हम एनिमल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, that harms its host to get benefit for its nutritional needs. All right students, अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन हमारे पास आ गई है कि वो जानदार जो अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे और खुद उससे फायदा उठाएंगे, दे आर नोन एज पैरासाइट्स. ओके, सिंपली द पैरासाइट्स कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. ओके, और इनको मैं तकसीम कर रहा हूं अलग-अलग से. पैरासाइट्स, देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट डिवीजन it will be ectoparasites and endoparasites. जी स्टूडेंट्स, अब इन टर्म्स से आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेंगे दे आर एक्टोपैरासाइट्स, और वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं दे आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स. ओके, अब इनको हम डिफाइन करते हैं और साथ ही इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट inflict their hosts by living on their bodies. All right, they are ectoparasites. और इन ectoparasites की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं. lice, ticks, mites, fleas and leeches. जी स्टूडेंट्स, स्पेशली छोटे स्कूल गोइंग बच्चों के सर के अंदर जुएं और लीखें वगैरह अटैक कर देती हैं. तो ये जो टिक्स और माइट्स हैं ये इस तरह से अटैक करेंगी और उसके बाद स्किन में से क्या करती हैं, ब्लड सक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से होस्ट बीमार पड़ जाता है. ओके, दूसरी तरफ ये जो पिस्सू वगैरह और फ्लीज वगैरह हैं ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स दैट आर अदर देन ह्यूमंस उनकी बॉडी के ऊपर आके रहना शुरू हो जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पे खास किस्म के एंटीकोएगुलेंट्स इंजेक्ट करते हैं और मुसलसल इनटेक करते रहते हैं वहां से ब्लड को थ्रू द ब्लड वेसल्स. ओके, अब क्या होता है, चूंकि बॉडी से बाहर हैं दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं दे आर एक्टोपैरासाइट्स. ओके, दूसरी तरफ एंडोपैरासाइट्स को डिफाइन करते हैं. Those organisms
that infect their host by living inside the bodies. All right, they are known as endoparasites. और एंडोपैरासाइट्स के लिए जनरल एग्जांपल्स अगेन, चूंकि आपके एज के लिहाज से और आपसे कम उम्र बच्चों की मिसाल ले रहा हूं यहां पे, तो इस वजह से मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा. द फर्स्ट वन इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, roundworms, pinworms, and hookworms. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो तमाम के तमाम एनिमल्स जिनका मैंने जिक्र किया है, ये क्या करते हैं, अपने होस्ट की बॉडी के अंदर स्पेशली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम तक चले जाते हैं और उसके बाद वहां पे उन्हीं का खाया हुआ खाना जो कि पहले से हजम शुदा है वो खाते रहते हैं. और साथ ही साथ ये वर्म्स की बात कर रहा हूं मैं कि वर्म्स वो खाना खाते रहेंगे और फिर खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं. जो सबसे पहले मैंने यहां पे मेंशन किया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इट इज फेमस फॉर कॉजिंग अमीबिक डायसेंट्री. ऑलराइट, इसके लिए मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि पीने का पानी खास तौर पे स्टूडेंट्स इसका जरूर ख्याल रखें. इट शुड बी क्लीन और अगर बॉयल कर लिया जाए तो और बहुत ज्यादा बेहतरियां हो सकती हैं. ऑलराइट, दिस इज अ जनरल समरी फॉर द एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. फिर उसके बाद एक और डिवीजन हम पैरासाइट्स की बना रहे हैं, दैट आर obligate parasites and facultative parasites. जी स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं वन वर्ड डेफिनेशन मेंशन करने लगा हूं यहां पे, जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट पहले से बेहतर हो जाएगा. Obligate parasites are host dependent. All right, and facultative parasites are host independent. जी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले वाले में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में मैंने मेंशन किया है दीज आर होस्ट डिपेंडेंट. इसका क्या मतलब है? टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स दे स्ट्रिक्टली रिलाई ऑन देयर लिविंग होस्ट्स. ओके, इनको एक स्पेसिफिक जानदार चाहिए जिसके बगैर इनका लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं हो सकता. ईदर दे विल कंप्लीट देयर सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन अ लिविंग होस्ट. ओके, दूसरी तरफ जो हमारे पास हैं, दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के अंदर क्या होता है कि दे कैन ग्रो विद इन अ लिविंग होस्ट एज वेल एज दे कैन बी कल्चर्ड इन लैब्स. ऑलराइट, ये लिविंग मीडियम के अंदर और आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर दोनों जगह पे इक्वली ग्रो कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. ओके स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस को याद रखिएगा. अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो कंपेयर करके मेंशन करें, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो इट विल बी अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. ऑलराइट, इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर. स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, और उसकी 2 एग्जांपल्स हैं स्टार्ट में. द फर्स्ट वन इज अमीबा एंड द सेकंड वन इज हाइड्रा. ऑलराइट, इनके अंदर डाइजेशन के कौन कौन से प्रोसेसेस को किस तरह से मुकम्मल किया जाता है, ये सारी डिटेल्स हम देखते हैं बोर्ड पे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं यहां पे एक टर्म मेंशन कर रहा हूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस सेशंस, लेकिन यहां पे मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहा हूं. That type of mode of nutrition in which living organisms intake or ingest liquid or solid food particles
and it is followed by different steps like digestion, absorption, assimilation and at the end egestion. All right, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिहाज से all those living organisms, whether they are unicellular like amoeba जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, or they are multicellular, hydra, planaria, onward cockroach, and then the ultimate complexity, humans. All right students, इनकी हम बात करेंगे अभी यहाँ पे डिटेल से. So the first one is digestion in amoeba. जी स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे तो जिस ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज अमीबा प्रोटियस. ऑलराइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा कि जो हमारी बुक में डिस्कस किया जा रहा है अमीबा, दैट इज अमीबा प्रोटियस. अब देखें, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन है. तो सबसे पहले मैं वो स्टेप्स मेंशन कर रहा हूं और फिर उन स्टेप्स को मैं साथ साथ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा. द फर्स्ट वन इज इंजेशन. जी स्टूडेंट्स, अब इंजेशन है तो सबसे पहला सवाल यहां पे ये पैदा होता है, क्या इसके पास कोई माउथ लाइक स्ट्रक्चर या कोई ऑर्गन मौजूद है? तो दैट इज नो. अब अगर इसके पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई ओरल ग्रूव या कोई और इस तरह का डिप्रेशन, तो इससे हमें सबसे पहले नंबर पे तो ये एक स्टेटमेंट यहां पे डिलीवर करनी पड़ेगी कि द फूड कैन बी इंजेस्टेड एट एनी पार्ट ऑफ द सेल. ओके, इसको हम यहां पे लिख भी लेते हैं. The food particles can be ingested from any part of the surface of cell. All right, students. सेल के किसी भी हिस्से से खुराक के ज़रात आके टकरा जाएं या इसकी वॉन्डरिंग मूवमेंट के दौरान अगर ये खुद किसी पार्टिकल के साथ इन कांटेक्ट आ जाए तो फौरी तौर पे इंजेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा. लेकिन चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं साथ आपको कुछ और टर्म्स भी बताता चलूं. इन दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू शुड रिमेंबर एंडोसाइटोसिस. ऑलराइट, एंडोसाइटोसिस क्या होती है? इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स, खुराक के जरात को सेल्स के अंदर दाखिल कर देना. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. ओके, फिर इसके बाद एंडोसाइटोसिस को हम फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. वन इज फेगोसाइटोसिस, ऑलराइट, जिसमें सॉलिड फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाए, एंड द अदर वन इज पिनोसाइटोसिस, जिसके अंदर लिक्विड फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाए. ओके, अब देखें, ये जो ऑर्गेनिज्म है इट लिव्स इन वाटर, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहा है और साथ ही साथ सूडोपोडिया के जरिए हरकत करता है. तो सूडोपोडिया खुराक को हासिल करने में भी इस अमीबा के लिए मददगार हैं. किस तरह से मददगार हैं अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. मैकेनिज्म ऑफ इंजेशन, ओके, कि इंजेस्ट करता किस तरह से है ये खुराक को. इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं यहां पे ये जो सेंटेंस मेंशन करने जा रहा हूं कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल मेम्ब्रेन के साथ इन कांटेक्ट आ जाए या अमीबा खुद चलता फिरता किसी ना किसी सूरत में उस फूड पार्टिकल के करीब आ जाए, फौरन इसके सूडोपोडिया उस खुराक के जर्रे को एनक्लोज करना शुरू कर देते हैं, बंद करना शुरू कर देते हैं, एक फ्यूज्ड बाजुओं की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं. ओके, इन स्टेप्स को मैं समराइज कर रहा हूं यहां पे. When the amoeba comes into contact with food particles, और ये फूड पार्टिकल्स कोई बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं लाइक पैरामीशियम एंड अदर स्पीशीज लाइक दैट. ओके, Pseudopodia
project and enclose the food by fusing with one another. Alright students, अब ये जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे मेंशन की है, इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में देखना चाहें तो हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। अगर ये एक अमीबा मूव करता हुआ जा रहा है पानी के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्टार्ट से ही अपने सूडोपोडिया को बाहर प्रोजेक्ट करके या बाहर निकाल के घूमता फिरे, बल्कि क्या किया जाएगा कि जैसे ही फूड पार्टिकल के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अब कुछ चेंजेस आने वाली हैं, और वो चेंजेस हमें नजर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज आर द फूड पार्टिकल्स, ओके, और ये इसका अपना न्यूक्लियस, इसको मैं N के साथ यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें जैसे ये सूडोपोडिया आगे मूव करके जा रहे हैं तो फूड पार्टिकल्स इनके अंदर आ चुके हैं। अब जैसे ये इनके घेरे में आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया है यहां पे, कि ये सूडोपोडिया आपस में फ्यूज कर जाएंगे और ये फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि यही फूड पार्टिकल्स वाला फूड वैक्यूल अब अपनी शक्ल में कुछ तब्दीलियां लेके आता है। किस तरह से तब्दीलियां लेके आएगा कि आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 में, वहां पे हम ये चीज देख के आए हैं कि द फूड वैक्यूल इट कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड बाय इटसेल्फ, बल्कि कौन खुराक को हजम करने के लिए हेल्पफुल है, द लाइसोसोम्स। ऑलराइट, द एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स दैट आर रिलीज्ड बाय द गोल्जी बॉडीज, वो एंजाइम्स कंटेनिंग वेसिकल्स आएंगे और इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। जैसे ही ये लाइसोसोम्स आके इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर रहे हैं, मिल रहे हैं इसके साथ, उसके बाद क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स को फूड वैक्यूल के हवाले कर देंगे। अब एंजाइम्स अपनी केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस यहां पे शुरू कर देंगे। इस केमिकल डाइजेशन के दौरान क्या किया जाएगा, द फूड पार्टिकल्स दे विल बी ब्रोकन डाउन फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चेंज नजर आती है, और वो चेंज क्या है कि जैसे ही डाइजेशन मुकम्मल होगी, जो फूड वैक्यूल है उसके इर्द गिर्द हमें कैनाल्स बनती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, अब इन कैनाल्स के बनने की वजह क्या है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन याद है तो द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, द सेकंड वन इज डाइजेशन, जो कि अभी अभी लाइसोसोम की मौजूदगी की वजह से मुकम्मल की गई है, एंड द थर्ड वन विल बी एब्जॉर्प्शन। ओके, तो कैनाल्स जैसी बनेंगी, जो हजम शुदा खुराक के ज़रात हैं जो अब पहले से छोटे साइज में ट्रांसफॉर्म कर दिए जा चुके हैं, वो पार्टिकल्स इन कैनाल्स में जाएंगे और यहां से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेल अपने काम की चीजें जज़ब कर लेगा, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, अब इस वैक्यूल के पास क्या रह चुका है, सिर्फ वो चीजें जिनकी अब सेल को जरूरत नहीं है, द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ओके, अब इन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वाले वैक्यूल को जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया जाएगा, और जैसे ये यहाँ पे फ्यूज होगा, मेम्ब्रेन अपर्चर बनाएगी या रप्चर हो जाएगी, और इस अमल को हम कहेंगे दिस इज ईजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कहना है, ईजेशन। दिस प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड एक्सक्रीशन, बल्कि ये ईजेशन का अमल है। वो खुराक जो सेल हजम नहीं कर सका उसको इसने अपने साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल दिया है, सो दैट इज ईजेशन। ऑलराइट, अब ये सारे के सारे स्टेप्स हम यहाँ पे वन बाय वन लिख लेते हैं, ताकि अगर यही सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाए तो आप लोग किस तरह से याद रखेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट द इंजेशन, एंड इंजेशन इज बाय सूडोपोडिया। ओके, सूडोपोडिया ने हेल्प की और उसकी वजह से खुराक सेल के अंदर आ गई, एंडोसाइटोज कर लिया, या अगर सॉलिड फूड पार्टिकल्स हैं तो क्या किया जाएगा, फेगोसाइटोसिस। ओके, अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि फूड वैक्यूल changes its shape, किस तरह से अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है, फर्स्ट
it grows smaller, then larger, and again smaller. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें, अब अगर इन्हीं स्टेप्स के ऊपर गौर कर लिया जाए तो जब खुराक को एनगल्फ किया गया था तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में से खुराक के ज़रात सेल के अंदर आए हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि रिक्वायर्ड सॉलिड फूड पार्टिकल्स के साथ पानी भी अंदर आ जाए। तो जब उस पानी को बाहर निकाला जाएगा तो फूड वैक्यूल का साइज ऑटोमेटिकली पहले से छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले वैक्यूल का साइज छोटा किया जाता है एंडोसाइटोज करने के बाद। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, देन इट बिकम्स लार्जर, फिर उसके बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है। अगर साइज बड़ा हो रहा है तो उसमें फ्यूजन ऑफ एंजाइमेटिक वेसिकल्स भी तो हो रहा है, जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स आके एंजाइम्स उसके साथ शामिल करेंगे तो वैक्यूल का साइज पहले से बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब कैनाल्स बन जाएंगी तो अब क्या रह जाएगा, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड, और उस अनडाइजेस्टेड फूड वाले वैक्यूल का साइज दोबारा से छोटा हो जाएगा। तो ये इंजेक्शन के साथ ही फूड वैक्यूल में आने वाली तब्दीलियां, सबसे पहले हमने इनको मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन के प्रोसेस में मैकेनिज्म तो हमने देख लिया है कि एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रही है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर होने वाली डाइजेशन, ओके, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फिर उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन के साथ अगर नेक्स्ट स्टेप में हम चलें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज द डाइजेशन begins with killing and softening। कि अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म एनगल्फ कर लिया गया था तो पहले उसको किल किया जाएगा और फिर उसके बाद उसको सॉफ्ट किया जाएगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द पीएच। ऑलराइट, जो एसिडिटी या एल्कलिनिटी क्रिएट की जा रही है उस एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे खुराक को हजम करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एंजाइम्स अपनी ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम कर सकें। इसके लिए भी स्टूडेंट्स एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके लिए मैं स्टेटमेंट यहां पे मेंशन कर रहा हूं। Digestion takes place in acidic medium at pH 5.6 and later on it becomes alkaline or slightly alkaline, that is pH 7.3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। फिर इसके बाद डाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाता है और डाइजेशन के अमल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी मैं यहां पे स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, what happens in absorption? After digestion is completed, membrane of the vacuole is drawn into canals, और उसके बाद क्या होगा, the digested food particles are passed on to cytoplasm। इस अमल को हम एब्जॉर्प्शन में शामिल करेंगे कि जैसे ही खुराक हजम हुई उसके बाद वैक्यूल की मेम्ब्रेन छोटी छोटी नालियां बनाना शुरू हो गई
और इन नालियों के जरिए जो हजमशुदा खुराक के ज़रात हैं उनको साइटोप्लाज्म के हवाले कर दिया गया है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन विद इन दिस अमीबा प्रोटियस. ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, अब इनसे छुटकारा हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो क्या किया जाएगा, इनको यहां से उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज egestion. Undigested food is removed out of cell. Alright? और इसके लिए क्या काम किया जाता है, वेसिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज दिया जाता है. जैसे ही वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा तो फौरी तौर पे मेम्ब्रेन रप्चर होगी और वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइडिटी की वजह से दोबारा आपस में फ्यूज कर जाएगी और हीलिंग प्रोसेस हो जाएगा एंड द सेल इट विल स्टार्ट टू कंटिन्यू इट्स नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज द डाइजेशन इन अमीबा. ओके, अब अगर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और अगर ये पूरा सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो स्टूडेंट्स ये हेडिंग्स याद रखिएगा. इंजेशन और उसमें एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस मेंशन करेंगे. फिर उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइसोसोम्स. फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसमें कैनाल्स को याद रखिएगा. और द लास्ट स्टेप इज egestion, दैट इंक्लूड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर अनडाइजेस्टेड फूड. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डाइजेशन इन हाइड्रा. जी स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि हाइड्रा है क्या, और फिर उसके बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है जिसकी वजह से वो खुराक को हजम करने के काबिल हो सकता है. इसके लिए स्टूडेंट्स मैं कुछ की टर्म्स यहां पे मेंशन करने लगा हूं जो आप लोग याद रखिएगा ताकि ये टॉपिक समझने में आसानी हो सके. द फर्स्ट थिंग इज हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक. ऑलराइट, और फिर उसके बाद एक और टर्म साथ ही मेंशन कर देता हूं मैं, निडेरियन. ओके, अब पहला लफ्ज हमने यहां पे मेंशन किया है डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर दो लेयर्स मौजूद होती हैं, एक बाहर वाली एक्टोडर्म और एक अंदर वाली एंडोडर्म. ऑलराइट, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक. फिर उसके बाद हमने आगे मेंशन किया है नाइडेरियन. ओके, अब ये जो टर्म है इट इज ड्यू टू इट्स फाइलम. ओके, और इसके पास खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नीडोसाइट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इन सेल्स को हम? नीडोसाइट्स. और नीडोसाइट्स की वजह से इनका नाम नाइडेरिया रख दिया गया है. ओके, अब ये जो ग्रुप है हमारे पास, इस ग्रुप के अंदर कुछ खसूसियात हैं और उन खसूसियात में से एक स्पेशलिटी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मोड ऑफ फीडिंग है दैट इज नोन एज टेंटिकुलर फीडिंग. ओके, टेंटिकल्स के जरिए अपने शिकार को पकड़ना और फिर उसके बाद उसको निगल जाना, ये इनकी खसूसियत है. और उस खसूसियत में एक खास किस्म के सेल्स को जरूर शामिल किया जाता है एंड दीज सेल्स आर नोन एज नेमेटोसिस्ट्स. नेमेटोसिस्ट्स आर नोन एज स्टिंगिंग सेल्स, डंग मारने वाले सेल्स. ओके, और नेमेटोसिस्ट की डिटेल अभी हम इसके बाद एक सीक्वेंस में देखेंगे. इससे पहले मैं एक और बात आपको बताता चलूं, देयर इज द स्पेशलिटी ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम एक टर्म यूज करते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ऑलराइट, इसी तरह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ सिलेंटिरॉन या एंटीरॉन की टर्म्स भी आपको याद रखनी पड़ेंगी. ओके, ये भी इनकी इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के ही मुख्तलिफ नाम है. और फिर मजीद आसानी के लिए मैं यहां पे एक और चीज लिख रहा हूं, दैट इज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से? नॉर्मली जो हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अ लिटिल बिट एडवांस्ड,
हमारे अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें एक ओपनिंग तो ओरल ओपनिंग होती है और दूसरी ओपनिंग को हम एब ओरल ओपनिंग कहते हैं। ओके, तो ये एक पूरी नाली होती है बहुत बड़ी। लेकिन इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक द नाइडेरियंस, इनके अंदर क्या है, देयर इज ओनली वन ओपनिंग एंड दैट इज माउथ। ओके, बाकी जो पूरी बॉडी हमें नजर आ रही है, स्पेशली हाइड्रा की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज इट हैज अ वेज लाइक बॉडी। ओके, ये जो वेज लाइक बॉडी हमें इसकी नजर आ रही है, इसी को ब्रिटिश एक्सेंट में स्टूडेंट्स वाज भी बोला जाता है। ओके, वेज लाइक बॉडी। इस बॉडी के अंदर माउथ तो मौजूद है। ओके, अब इस फिगर में अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता चल जाएगा एट द टॉप देयर इज ओनली वन ओपनिंग एंड दैट इज माउथ, और उस माउथ के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं। दीज ब्रांचेस आर द टेंटिकल्स। ओके, और फिर उसके बाद इसकी पूरी बॉडी एक थैले की तरह की हमें नजर आती है, जो कि पोलिप स्टेज में एक बड़ी सी नाली है लेकिन नीचे से बंद है। बेसल बॉडी वगैरह या बेसल डिस्क इसकी मौजूद होती है और उसमें कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं है। ओके, तो ये इस लिहाज से आप याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर कि व्हाई इट इज नोन एज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, बिकॉज इट हैज ओनली वन ओपनिंग दैट इज माउथ। फिर इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि हम नेमेटोसिस्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अब स्टूडेंट्स, व्हाट आर नेमेटोसिस्ट्स? Okay, nematocysts are specialized stinging cells. All right, students. Tentacles, जो branches माउथ के ऊपर अभी मैंने आपको बताई थी मौजूद होती हैं, उन टेंटिकल्स के ऊपर खास किस्म के सेल्स मौजूद हैं और इनका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके लिए फिर मैं कुछ टर्म्स पहले यहां पे लिखूंगा, फिर उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। नीडोसेल। All right. अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज नीडोसेल? दिस इज द ट्रिगर ऑफ द नेमेटोसिस्ट। ओके, ट्रिगर किस तरह से करते हैं ये भी मैं मैकेनिज्म में समझाता हूं आपको। फिर नीडोसेल के साथ एक कैप्सूल मौजूद है जिसको हम स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहते हैं या वेनमस कैप्सूल का नाम भी दिया जाता है। देन इज द थर्ड थिंग एंड दैट इज अ हॉलो ट्यूब। ओके, फिर कुछ कांटेदार साख्तें मौजूद हैं जिनमें छोटे कांटे, इनको हम कहते हैं माइनर बार्ब्स, और बड़े वाले जो हैं दे आर नोन एज मेजर बार्ब्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, अब सबसे ऊपर जहां पे इसकी ओपनिंग होती है वहां पे स्टूडेंट्स एक लिड मौजूद है। इस इमेज में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर एक नीडल लाइक, एक सुई नुमा साख नजर आ रही है, और ये क्या है? नीडोसेल। ओके, उस नीडोसेल के साथ मौजूद है एक ढकना, दैट इज नोन एज लिड ऑफ दिस नेमेटोसिस्ट। अब क्या होगा, जैसे ही इस नीडोसेल को कोई फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस मिलेगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा तो फौरी तौर पे क्या होगा, इसके अंदर वाले तमाम के तमाम कंपोनेंट बहुत स्पीड के साथ एकदम बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ये बाहर आएंगे तो उसके साथ ही ये कैप्सूल खाली कर दिया जाएगा, और इसके खाली करने में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके अंदर जो सारा कोर था इसका, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और उस प्रेशर की वजह से ये जो हॉलो ट्यूब और ये बार्ब्स हैं जो पहले अंदर की तरफ मौजूद थे और ट्यूब कॉइल्ड फॉर्म में नजर आ रही थी, अब ये सारे बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आएंगे तो जो भी प्रे इनका मौजूद है उसको फौरन इन्फ्लिक्ट करना शुरू करेंगे। इवन के अगर ह्यूमन स्किन के साथ भी इन कांटेक्ट आ जाते हैं तो बड़ा जबरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह से अगर इनका कोई प्रे, कोई शिकार वहां पे मौजूद है तो क्या किया जाएगा, उसके अंदर जहर इंजेक्ट किया जाएगा और वो फौरन पैरालाइज हो जाएगा, मफलूज होने वाली कैफियत हो जाएगी, और अब वो हरकत करने के काबिल भी नहीं रहेगा। जैसे ही मफलूज होगा ये टेंटिकल्स क्या करेंगे, उसको उठा के माउथ के जरिए इंजेस्ट करवा देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ बिगिंस द फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। ओके, टेंटिकल्स ने खुराक को पैरालाइज किया और पैरालाइज करने के बाद उसको निगल लिया। जैसे ही ये खुराक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में दाखिल होगी, यहां पे खास किस्म के गैस्ट्रोडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं जो एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहे हैं। अब जैसे ही एंजाइम सिक्रीट किए जाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि ये डाइजेशन सेल से बाहर हो रही है तो इसलिए इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर उसके बाद बड़े खुराक के ज़रात को छोटे ज़रात में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में और एक चीज भी हेल्पफुल है, दैट आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स ऑफ द गैस्ट्रोडर्मल लाइनिंग, और उसके साथ ही साथ जो इसकी अपनी बॉडी की मूवमेंट है
वो इसमें हेल्पफुल है कि एंजाइम्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दे इन द एक्वस मीडियम और बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर जो छोटे जर्रात हैं उनको गैस्ट्रोडर्मल या एंडोडर्मल लाइनिंग के सेल्स एनगल्फ करेंगे और फिर सेल्स के अंदर डाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। बिकॉज दिस डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स, सो इट विल बी नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये सेल्स के अंदर चल रही है। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, डाइजेशन मुकम्मल होने के बाद ऑल द अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स दे विल बी रिमूव्ड आउट थ्रू द माउथ। ओके, तो अगेन यहां से मुंह के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जा रहा है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट, सो सारे स्टेप्स को फॉलो करें और ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, 4 मार्क्स का पूरा पोर्शन है। इसके साथ आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी याद रखिएगा और साथ ही साथ इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं जो आपको इस टॉपिक को मजीद आसानी से याद रखने के लिए मददगार हो सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज paralyzing the prey. All right, कि अपने शिकार को बेहोश किस तरह से किया जाता है या मफलूज किस तरह से किया जाता है, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेमेटोसिस्ट इस काम में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। फिर the prey is ingested through mouth. खुराक को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मुंह के जरिए दाखिल कर दिया जाएगा। Inside the gastrovascular cavity, extracellular and intracellular digestion is completed. All right, और फिर उसके बाद the food particles are absorbed and assimilated. अब यहां पे एब्जॉर्प्शन के साथ एसिमिलेशन को भी याद रखना पड़ेगा आपको। और एसिमिलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, खुराक को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना या बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस के तमाम प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करना, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। ओके, and then the last step will be undigested food is ingested through mouth. All right, students. So this is all about the digestion in amoeba. आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेमेटोसिस्ट वाला पोर्शन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये नेमेटोसिस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, इसको तैयार करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात।